हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा होंगे और आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया है। सोशल साइंस का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 टेक्स्ट बुक इन पॉलिटिकल साइंस फॉर क्लास 10। हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल साइंस शुरू कर दिया है। यस बच्चों, पॉलिटिकल साइंस जैसे मैंने कहा था कि वीडियो आना है तो आ जाएगा और उसके लिए हम लोग पूरे तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है पहला चैप्टर? वेट ए सेकेंड, आ जाते हैं पावर शेयरिंग। क्या नाम है? पावर शेयरिंग। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि पावर शेयरिंग क्या होता है। देखो, पावर शेयरिंग मतलब समझते हो ना, पावर मतलब समझते हो ना, पावर मतलब पावर और शेयरिंग मतलब डिवाइड। तो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि पावर को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो पावर हो जाएगा सत्ता। देखो, ये पावर वो वाला पावर नहीं है, हाँ, मस्कुलर पावर नहीं है, ये सत्ता वाला पावर है ना, नेता वाला लोगों का। तो और डिवाइड मतलब हो जाएगा विभाजन, मतलब बंटवारा। सत्ता का विभाजन मतलब सत्ता का बंटवारा। तो चलिए मैंने बता दिया। शुरू करते हैं चैप्टर को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से, और देखते हैं कि क्या हम लोग क्या कुछ नया कर सकते हैं इस चैप्टर में। और मैं बता दूं कि प्रॉब्लम हो रहा है, टेक्स्ट बुक को कैसे मोड़ा जाए। ये बैठ नहीं रहा है। ओके, बैठ जाएगा, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। क्यों नहीं है जी? एक मिनट, एक वेट ए सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक बेल्जियम एंड श्रीलंका की कहानी है, बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत अच्छा बात है। बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में देखिए क्या बताया। मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को शुरू करना चाहता हूँ एक सवाल से, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो, कह रहा है कि आई हैव ए सिंपल इक्वेशन इन माइंड, पावर शेयरिंग इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर, वीकनिंग द कंट्री। व्हाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस। कह रहा है कि पावर शेयरिंग मतलब होता है डिवाइडिंग पावर, और डिवाइडिंग पावर किसी भी चीज़ को डिवाइड किया जाए तो कम होता है, मतलब वीक हो जाएगा। तो हम लोग मतलब देश को वीक करने की बात कर ही क्यों रहे हैं, हम लोग ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इस ऐसा भी किसी के मन में, मतलब मैं चाहता हूँ कि अपने भी बच्चों के किसी मन में ऐसा डाउट है क्या, तो क्लियर हो जाएगा कि ये पावर शेयरिंग ऐसा कुछ नहीं होता है। डिवाइडिंग पावर, अगर पावर को डिवाइड किया जाता है तो नेशन एक स्ट्रांग बनता है। मैं बताऊंगा कैसे, है ना, आप लोग टेंशन ना ले बिल्कुल भी। हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले कैसे जो है पावर को डिवाइड करने से नेशन स्ट्रांग होता है। ठीक है, जो यहाँ बात कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो बात करें तो देखिए, आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट एडजस्ट करते हैं। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। कह रहा है बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ए स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ अ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। कह रहे हैं कि बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप के अंदर, जिसकी जो एरिया है वो अपनी हरियाणा स्टेट की आधी है, और इसके जो पड़ोसी देश है जैसे फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ के बराबर है। और बात करें तो हरियाणा के पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन, मतलब हरियाणा का टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है। द एथनिक्स कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये कंट्री बहुत छोटी है लेकिन एथनिसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग कल्चर के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, अलग अलग कल्चर के लोग ज़्यादा हैं, तो हर एक लोगों को जो है, हर एक लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हम हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो वैसे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वहाँ की जो सरकार को है बहुत सतर्क रहना होता है। जैसे इंडिया की बात करें तो एग्जाम्पल में ले सकते हो। अब द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर बात करें टोटल कंट्री के पॉपुलेशन का, तो 59% कौन है? फ्लैमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं, जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% जो पीपल हैं वो वालानिया रीजन में रहते हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं। मतलब अगर 100% की पॉपुलेशन की बात करें तो 59% बोला जाता है पूरी तरह डच, और 40% बोला जाता है वालानिया, मतलब फ्रेंच। बात करें 1% का, तो जर्मन लोग हैं, जो कि किसी मतलब ना के बराबर है, तो उनकी कोई बात ही नहीं करता। इन द कैपिटल सिटी, लेकिन अगर बात करें तो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स। कैपिटल में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 80% सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, वाइल 20% जो है डच स्पीकिंग पीपल है। कहने का मतलब है, अगर सेंटर में पूरे देश में अगर बात करें तो 59% डच बोलने वाले लोग हैं, और 40% क्या है? फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर ब्रुसेल कैपिटल सिटी में बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा है, 80% फ्रांसीसी है ना, और सिर्फ 20% ही कैपिटल सिटी में क्या है? डच बोलने वाले लोग हैं। तो उल्टा है कैपिटल सिटी में, बाकी पूरे देश में जो है डच ज़्यादा है।
बात करें तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखो यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच है, लेकिन ये माइनॉरिटी फ्रेंच होते हुए भी मेजोरिटी का पावर इंजॉय करेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, ये लोग बहुत रिच और पावरफुल थे, और जहाँ पे जो लोग रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है, ये बात तो आपको पता ही है। अब मैं और क्या बताऊँ, ठीक है। तो दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अगर बात करें तो इस बात का जो है विरोध कौन कर रहा था, डच स्पीकिंग पीपल कर रहे थे, कि क्योंकि उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है एजुकेशन वाला बेनिफिट था या कोई और बेनिफिट था, वो बहुत लेट मिला, है ना। तो ये जमींदार उस सिर्फ फ्रांसीसियों को ठहराते हैं। और आगे क्या कह रहा है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। और यही क्या हो गया, टेंशन का कारण बन गया डच और फ्रेंच के लोगों में, मतलब 1950s और 1960s के करीब में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और टेंशन कहीं और ज़्यादा नहीं था, कैपिटल सिटी में बहुत ज़्यादा टेंशन था, ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। अब ब्रुसेल्स का प्रॉब्लम ये था कि डच लोग जो थे, जो डच स्पीकिंग पीपल थे, वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में थे कैपिटल में। मतलब राजधानी में वो लोग बहुत कम थे, लेकिन पूरे देश में उनकी आबादी ज़्यादा थी, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम था उनके साथ। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री। अब एकदम सेम सिचुएशन एक और कंट्री का कंपेयर करेगा, बेल्जियम से श्रीलंका का। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन, एक तो आप लोगों को पता है आइलैंड नेशन है, हमसे बहुत 10 किलोमीटर की दूरी पे है शायद कुछ, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ दूरी पे है जो है तमिलनाडु, श्रीलंका। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, पूरी श्रीलंका की जो आबादी है 2 करोड़ है, ठीक है। अबाउट द सेम इन हरियाणा, जैसे कि मतलब हरियाणा के पॉपुलेशन के बराबर। लाइक द अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। अगर बात करें तो श्रीलंका के पास भी दूसरे देशों की तरह डाइवर्स पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। द मेजर स्पेशल ग्रुप्स की बात करें तो सिन्हाला लोग वहाँ पे 74% है, वहाँ पे भी एथनिसिटी है। तो सिन्हाला लोग, सिन्हाला स्पीकर्स जो कि बुद्धिस्ट फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, वो वहाँ पे 74% थे। तमिल स्पीकर 18% से जो थे, जो कि तमिल बोलते थे, और उनमें से भी जो तमिल थे वो 2 तरह के तमिल थे। तमिल नेटिव्स, मतलब ऐसे तमिल भी थे जो कि वहाँ के ओरिजिनल, मतलब उस देश के तमिल बोलने वाले लोग थे। वो कितने थे, वो 13% टोटल थे। वो कितने थे, 13% थे। बाकी जो 5% थे वो थे जिनके फोर फादर्स इंडिया से प्लांटेशन के लिए कॉलोनियल पीरियड के समय कहाँ चले गए थे, तमिलनाडु में जाके बस गए थे। मतलब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ से बहुत सारे तमिलियों को लेके गए थे कि वहाँ पे क्या करेंगे, चाय बगान की खेती करेंगे, और वो वहीं पे बस गए। तो वो 5% वो तमिल लोग थे जो कि इंडिया से किसी ज़माने में वहाँ जाके बसे हुए थे, है ना। श्रीलंकन तमिल सर, अगर श्रीलंकन तमिल की बात करें तो कहाँ पे वो बसे हुए थे, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री में बसे हुए थे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला बोलते थे वो बहुत सारे लोग जो थे वो बुद्धिस्ट थे, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल, और जो बहुत सारे तमिल लोग थे वो हिंदूज थे या मुस्लिम थे। और बात करें तो ये पूरा एथनिसिटी हो गया, मतलब 74% तो ये हो गए, और 18% कौन हो गया, हमारे पास तमिल लोग हो गए। बात करें तो 7% जो लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, है ना, जो कि वो तमिल और सिन्हाला दोनों ही थे, मतलब क्रिश्चियन में दोनों ही आते थे। कहने का मतलब है 74% और 18% और 7% टोटल मिला के 99% हो गया। तो सर 1% कौन था, तो 1% जो है वो मुस्लिम लोग थे वहाँ पे। कौन थे, मुस्लिम लोग थे। तो उस बात का टेंशन नहीं लेना है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब आप लोग थोड़ा गौर फरमाइए कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता। अगर बात करें तो इन बेल्जियम में भी ऐसा ही सिचुएशन था। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक, एक मिनट, इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and forces it will on the French and German speaking population। कहने का मतलब है अगर ऐसा होता तो बेल्जियम ने भी क्या करना होता, बेल्जियम में भी क्या होता कि जो डच स्पीकिंग लोग थे वो ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी में है तो वो ज़्यादा पावर्स इंजॉय करते, है ना, मतलब उनके नंबर ज़्यादा था तो मेजोरिटी में वो ज़्यादा होते, और इस तरह से फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन में क्या हो जाता, तकरार हो जाता। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, और इस तरह करते तो एक झगड़ा जैसा विषय बन जाता। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और हो सकता है कि कंट्री को क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। तो अगर ऐसा होता तो दोनों साइड ही कहते हैं कि ब्रुसेल्स पे हम लोग का राज है, डच कहता है कि हम हैं ज़्यादा हैं, और फ्रेंच कहता है कि ब्रुसेल्स में पर्टिकुलरली हम ज़्यादा हैं। तो इस तरह से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। श्रीलंका में देखिए क्या हुआ था। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। अब श्रीलंका में क्या हो रहा था कि जो सिन्हाला लोग थे
वो लोग बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय कर रहे थे और वही खुद को सरकार मानते थे। जो 18% तमिल थे उनको उनका कोई भागीदारी नहीं लेते थे, वो मानते भी नहीं थे कि ये लोग हैं, है ना, और वो बहुत ज़्यादा पावर्स को इंजॉय कर रहे थे। अब देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ में ऐसा क्या हुआ था। अब बात करेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ। श्रीलंका में कैसे श्रीलंका खुद को बचा नहीं पाया और सिविल वॉर में मतलब बर्बाद हो गया, और बेल्जियम ने कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, संविधान में जब भी कुछ बदला जाता है तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है, अमेंड कहा जाता है कि संविधान में बदलाव हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है ना। तो संविधान में कैसे बदलाव करके जो बेल्जियम है इस झगड़े से बच गया, और श्रीलंका कैसे जो है अपनी हट पे रह के जो है बर्बाद हो गया। अगर कंपेयर करूँ इंडिया से, तो इंडिया में भी ऐसी एक बार जो है सिविल वॉर जैसा मामला हो गया था। कब हुआ था? जैसे कि हमारी जो सरकार थी, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, नेहरू की सरकार थी, वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने वाली थी। हिंदी को क्या बनाने वाले थे? नेशनल लैंग्वेज। तो पूरे साउथ के जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे थे कि हिंदी से हमें क्या लेना देना, हमें तो पर्टिकुलरली हिंदी आती नहीं है, तो मतलब ये लैंग्वेज थोपने की क्या ज़रूरत है, अगर हमें तो इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भी तो आप नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं। और यही कारण है कि पूरे जब हिंदी की बात होती है, मतलब जब भी हिंदी की बात होती है कि हम हिंदी को क्या कर देंगे, नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, तब साउथ के लीडर्स क्या होते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं कि हिंदी को हम पे थोपा ना जाए, क्योंकि हिंदी हमें नहीं आता है ना। तो हिंदी को, अगर हम भी तो भारत के हिस्सा है, अगर वो लैंग्वेज हमारा नहीं है तो क्यों उसको अब ज़बरदस्ती थोप के उसको नेशनल लैंग्वेज करार दिया जाए। अगर उसके हिसाब से तो फिर तमिल को भी नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, है ना, या इंग्लिश को बना दिया जाए। तो इस तरह से, इसीलिए अभी तक हमारे इंडिया में हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बाकायदा हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, है ना, जिसमें से हिंदी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमारे पास एज सच कोई नेशनल लैंग्वेज अभी तक नहीं है। ठीक है, बात करें मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब कह रहा है जो ग्रुप बहुत ज़्यादा किसी जगह पे रहता है उसको, मतलब मेजोरिटी में रहता है, उसको क्या कहा जाता है? मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। बात कर ले श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, कैसे बर्बाद हो गया श्रीलंका। श्रीलंका एमर्ज एज अ independent country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of the majority. अगर बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब वर्ल्ड वार के बाद अगर कोई देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला देश आज़ाद जो हुआ था वो भारत हुआ था 1947 में, और जस्ट आफ्टर दी भारत कौन आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखना है। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो उन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, मेजोरिटी में वही लोग थे, और ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब फर्जी तरीके से जीते थे, नहीं, इलेक्शन जो हुआ था बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, और जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, और वहाँ पे उन लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी, और वहाँ पे जो है जब सरकार बनी तो उन्होंने खुद की सुप्रीमेसी, सिन्हाला सुप्रीमेसी का जो है दावा रख दिया, और उन्होंने जो है सरकार तो उनकी बनी गई थी, उसके बाद उन्होंने अपना सारा कुछ करने लगे थे। क्या किए थे? देखो 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक बिल पास किया था जो कि कानून बन गया था। इस एक्ट के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। अब जो 18% तमिल थे वो तो वैसे ही गुस्सा हो जाएंगे, और 7% क्रिश्चियन भी वहाँ रह रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। और मतलब डिसरिगार्डिंग तो तमिल, और तमिल को कोई भाव नहीं दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी। अब सरकार ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ अपनाई जो कि सिन्हाला एप्लीकेंट, जो कि बच्चे सिन्हाला बच्चे थे यूनिवर्सिटीज़ में, उन्हीं को बहुत अच्छा पोजीशन मिलता था, गवर्नमेंट जॉब्स मिलता था, बाकी तमिल को नहीं मिलता था। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेस्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन लोगों ने बदलाव किया, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये लोग कहते थे कि स्टेट में सिर्फ बुद्धिज़्म को ही फॉलो किया जाएगा, बाकी कोई रिलीजन जो है धर्म फॉलो नहीं किया जाएगा, इनका कहना था। तो अब तो ये देखिए प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है, जहाँ पे धर्म की बात आ जाती है। उनको लगता है कि हम मतलब जैसे हमारे अंदर देखो कभी गूस बम्प आ जाता है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भारत माता की जय, तो हम कहते हैं पाकिस्तान के 2-4 आदमी को मार दिए होते, तो ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो हर जगह ये जो है होता है, ठीक है। तो अगर कल्चर और धर्म को, रिलीजन को लेकर बात आएगी तो लाजमी है कि विद्रोह होना है, खून बहेंगी, है ना, और सिविल वार होगा, और यही यहाँ पे होने वाला था श्रीलंका में। देखिए आगे क्या हुआ। All these government measures
कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। अब एक एक करके जो ये रूल निकाल रहे थे सिन्हाला के, मतलब सिन्हाला सरकार निकाल रही थी गवर्नमेंट, वो मतलब एक एक करके जो है ये उनके अंदर मतलब तमिल के अंदर ये फीलिंग क्रिएट कर रही थी कि हम लोग एलिनेट हैं, मतलब हम लोग इस देश से अलग हैं, हमारा ये देश है ही नहीं। ऐसा ऐसा वो लोग नीति लेके आ रहे थे और इस नीति के तहत इन लोगों को लग रहा था, किसको लग रहा था, वहाँ के तमिल लोगों को लग रहा था। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। वो लोग समझते थे कि मतलब सिन्हाला के जितने भी लीडर्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उन लीडर में से किसी को भी परवाह नहीं है हमारे लैंग्वेज के बारे में, है ना। मतलब हमारे लैंग्वेज के बारे में लोग सोचते भी नहीं है कि तमिल भी लोग यहाँ रह रहे हैं, ना हमारे कल्चर के बारे में सोच रहे हैं। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। वहाँ के लोग, वहाँ के संविधान ने क्या किया कि तमिल वर्कर्स को या तमिल पीपल को पॉलिटिकल राइट्स मतलब इक्वल नहीं देने की बात की। मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल राइट्स उन लोगों को पूरी तरह नहीं मिला था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था जॉब मिलने में, है ना, और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को, तमिल के अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर कर दिया जा रहा था। वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी को ही जॉब मिल रहा था, देयर इंटरेस्ट, है ना, और बाकी जो है इनके इंटरेस्ट को कोई ध्यान नहीं दे रहा था। एज ए रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन, और यही कारण है कि जो रिलेशन था सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी में समय के साथ क्या हो गया, खराब होते चलता गया, है ना, खराब होते चलता गया। आगे क्या हुआ, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद श्रीलंकन जो तमिल लोग थे उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई ताकि वो अपने तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सके। ये सारा बात हो रहा था। द अपॉर्चुनिटी बात करें, क्या कह रहा है, ठीक है, ओके मिनट, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाया ताकि हमारे लोगों को भी क्या मिल सके, एजुकेशन मिल सके, जॉब्स मिल सके। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन इनका जितना भी डिमांड था वो मतलब सिन्हाला लोग क्या करते थे, डिनाई कर देते थे। 1980s आते आते सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे मतलब फॉर्म की गई, है ना, और इन लोगों ने क्या किया, मतलब तमिल लोगों ने एक अलग स्टेट का डिमांड कर दिया कि हमें श्रीलंका से अलग कर दो। अगर ये श्रीलंका है तो हमें आधा वाला पार्ट, इसका मतलब जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये नॉर्दर्न वाला पार्ट हमें क्या कर दो, हमें दे दो, जिसका हम लोग नाम रखेंगे तमिल एलम स्टेट, तमिल एलम रखेंगे, मतलब एक स्टेट हम खुद का बनाएंगे, और नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जो है हमें दे दो, है ना। इन लोगों ने ये डिमांड रखा। किसने रखा, तमिल लोगों ने रखा, जो तमिल पार्टी बन के आई थी उन लोगों ने ये डिमांड रखा। आगे बात करें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। और यही डिस्टेंस मतलब ये जो मनमुटाव था ये आगे चल के कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर में बदल गया, है ना, और ये बाद में सिविल वॉर होने लगा। एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इसका कार्य ये था कि दोनों ही कम्युनिटी के, सिन्हाला कम्युनिटी के भी और तमिल कम्युनिटी के भी हजार लोगों में जो है मौत के घाट उतार दिए गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। बहुत सारे जो फैमिली थी उनको मतलब देशों से निकाल दिया गया और रिफ्यूजीज बन के वो किसी और देश में जाके रहते थे। यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लास 10। आप लोगों ने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का पढ़ा है क्लास 10 का। अबाउट श्रीलंका से एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहाँ पे बताया गया कि श्रीलंका एक इकोनॉमिकली डेवलप देश हुआ करता था, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। लेकिन सिविल वॉर के बाद वो है जो क्या हुआ, टेरिबल सेटबैक, मतलब वो अपने बैकफुट पे आ गया, उसकी डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गई थी, है ना। सिविल वॉर कॉज ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल। वहाँ पे सोशली और कल्चरल तौर पे इकोनॉमिक लाइफ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्री की डिस्टर्ब हो गई। इट एंडेड इन 2009। और वहाँ पे जो सिविल वॉर हो रहा था वो 2009 में जाके क्या हुआ, ख़त्म हुआ। मैं बात बता दूँ, यहाँ पे जो सिविल वॉर हो रहा था ना, उसके चलते ही हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए थे। आप लोग को याद होगा तो राजीव गांधी की डेथ हुई थी ये सिविल वॉर की वजह से, क्योंकि वहाँ जो तमिल वर्कर्स थे जो 5% थे उनको मारा जा रहा था। उनका डिमांड ऐसा था कि हम लोग तो भारत के हैं ना, तो भारत के सरकार को जो है वो भारत की सरकार की बात मानती है श्रीलंका, तो श्रीलंका के गवर्नमेंट से भारत सरकार बात करे कि हमें भी हमारा हक देना चाहिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ बात करने के लिए उनसे तैयार नहीं थी। और यही कारण है कि वहाँ के तमिल लोग या इंडिया आके प्रधानमंत्री को माला पहनाए थे और उस माले में बॉम्ब था और प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये सिविल वॉर ही है, मतलब सीधा कह सकते हो ये श्रीलंका का सिविल वॉर ही है जो हमारे देश को एक अच्छे प्रधानमंत्री को खोना पड़ा था। तो हमें हमेशा चिंतित होना चाहिए, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए अगर पड़ोसी देश में सिविल वॉर हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। तीनों तरीके से पड़ सकता है, सोशली भी पड़ सकता है
है ना, इकोनॉमिकली भी पड़ सकता है और कल्चरल तौर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमें खुश नहीं हो जाना है कि पाकिस्तान बहुत गरीब हो गया या श्रीलंका में बहुत गरीबी आ गई या अमेरिका में सिविल वार हो रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें तुरंत देखने को मिल जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ कि श्रीलंका में सिविल वार हुआ और उस सिविल वार के रिजल्ट कंसिक्वेंसेस के तौर पे हमें अपने देश का जो है प्रधानमंत्री खोना पड़ा था, राजीव गांधी। एक हीरा खो दिए थे हम लोग। चलिए वो तो समय की बात है जो समय के साथ बीत गई। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस, हम लोग भावुक हो गए थोड़ा सा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा था। और आज के लिए बस हम लोग यहीं पे रुकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब बेल्जियम में क्या सिचुएशन था वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। बेल्जियम किस तरह सिविल वार में नहीं कूदा और अपने आप को, अपने संविधान को बदल के कैसे ये इस सिविल वार से बाहर आ गया, मतलब सिविल वार वहाँ होने ही नहीं दिया वहाँ के सरकारों ने, ठीक है। तो क्या क्या बदलाव वहाँ पे किया था, श्रीलंका को इससे सीख लेनी चाहिए थी। श्रीलंका भी ये कर सकता था लेकिन श्रीलंका नहीं किया, अपने जिद पे उतरा था। तो सरकार को हमेशा सजग रहना चाहिए, हमेशा मतलब ये माइंडफुल होना चाहिए कि कोई भी अगर सिचुएशन हमारे देश में जैसे क्रिएट होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लेके उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। वरना एक छोटा छोटा भी मतलब प्रोटेस्ट जो होता है बड़े विद्रोह का मतलब क्या कर सकता है, रिजल्ट दे सकता है ना। तो सरकार को इस बात पे हमेशा इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि टर्म 1 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।